Hello everyone. Welcome to a brand new lecture of Business Communication CSET. पिछले क्लास में अगर आपको याद होगा तो याद होना चाहिए यार, पिछले क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि चैप्टर 4 था वो ख़त्म किया था एंड उसके साथ साथ बिजनेस टर्मिनोलॉजीज भी कुछ पोर्शन एक्सटेंड तक ख़त्म की थी हमने। आज जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लेसन 5 दैट इज़ लिसनिंग स्किल्स। ये हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके कैसे हो यार आप लोग, कैसे हो आपके स्पेशल वंस कैसे हैं? अरे स्पेशल वंस मतलब यार गलत समझ रहे हो तुम लोग। स्पेशल वंस मतलब मम्मी डैडी, यार मम्मी डैडी भाई बहन भी तो स्पेशल है कि तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही लोग स्पेशल है? ठीक है, सो एनीवे वील स्टार्ट टू द चैप्टर डायरेक्टली। लिसनिंग स्किल्स मैडम क्या समझ के क्या रखा है आपने हमको कि लिसनिंग स्किल्स जैसा सब्जेक्ट हमको पढ़ने की ज़रूरत है? मतलब बचपन से तो सुनते ही आ रहे हैं यार, कभी मम्मी की, कभी पापा की, कभी टीचर की, कभी छोटी बहन सुना के चल जाती है, आए जाए कोई भी हमको सुना के चले जाता है। भैया तो और क्या सुनना सीखना है और क्या लिसन करना सीखना है? तो नहीं यार, ये थोड़ा सा अलग टाइप का लिसनिंग स्किल्स है। दिस इज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस लिसनिंग स्किल्स एंड इम्पॉर्टेंट है बट ईजी भी है। बहुत कॉमन सेंस का चैप्टर है, बहुत ही चिल चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ये 4, 5, 6, 7, 8 स्पेशली बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, तो इस पर हमको फोकस करके चलना है एंड करेंगे अभी इसको स्टार्ट। इसको स्टार्ट करने के पहले आप मुझे बताओ, पहले तो लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लिटिल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एंड थोड़ा सा हम इसके ऊपर सोचते हैं कि क्या लिसन करना और हियर करना एक ही चीज़ है क्या? समझा क्या मैंने क्या पूछा? लिसन करना और हियर करना क्या एक ही चीज़ है क्या? आर दीज टू टर्म्स वन एंड द सेम थिंग्स? लिसन करना हियर करना एक ही चीज़ है क्या? क्विकली पॉज दिस वीडियो फॉर अ सेकेंड, थिंक अबाउट इट कि क्या लिसन करना और हियर करना एक ही चीज़ है क्या? तो मैं आपको बता देती हूँ रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर योर आंसर इज कि नहीं, बिल्कुल सरासर निहायती गलत आंसर है ये अगर आप बोलते हो कि लिसन करना और हियर करना एक ही चीज़ है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्या बात कर रहे हो मैडम, ये तो सिनोनिम्स हैं, ये तो सिनोनिम्स हैं, हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स क्या होते हैं, तो ये तो सिनोनिम्स है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको इसी चैप्टर में द एंटायर चैप्टर इज अबाउट लिसनिंग नॉट अबाउट हियरिंग। लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस क्या होता है मैडम? अब मैं आपको बताती हूँ कि लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस क्या होता है। अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, पैंडमिक का टाइम चल रहा है, हर जगह लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शंस है, ट्रैवलिंग पे घूमने घामने पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गवर्नमेंट ने। अब तुम आए हो यार पढ़ाई लिखाई करने कहीं और, सपोज तुम पुणे में हो और तुम्हारी स्पेशल वन वही वाली स्पेशल वन तुम्हारी बैठी है बैंगलोर में, वो करने गई है फैशन डिज़ाइनिंग, तुम आए हो इधर CS करने पुणे में, या तुम अपने घर से सुन रहे हो और वो बाहर गई हुई है। अब भैया वैसे तो तुम प्लान कर लो ना कि मैं पैदल चल के जाएगा उससे मिलने। आप क्या बात करते हो मैडम, मैं कैसे भी जाएगा कुछ भी करके मैं मिलने जाएगा, बट अब तो गवर्नमेंट है भैया, बाहर निकलोगे तो डंडे पड़ेंगे तुमको, तो अब तुम मिल नहीं सकते उससे। एंड तुम ऐसे ही अपना कुछ इंस्टीट्यूट के काम से जा रहे हो बाहर, रजिस्ट्रेशन वगैरह के काम से तुम कैब में जा रहे हो, और वैसे तो तुम्हारा कोई होश नहीं, रेडियो पे क्या मैडम वो RJ पकड़ कर रही है, अपने को कोई मतलब नहीं है, बट सडनली गाना बजता है, ये दूरियां इन राहों की दूरियां। मैं तुम्हें सिंगिंग क्लास देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाने आई हूँ, बट ये गाना आता तो एकदम से ना दिल को छूता है अपने, वो गाना एकदम से अपने वो दिल को छूता है गाना, और अपने कान एकदम से खड़े हो जाते हैं। फिर एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक टोन तुम्हारे दिल को छूती है, तुम्हारे दिमाग पे जाती है कि हाय हमारा भी तो यही हाल है, हमारी भी तो दूरियां है, हमारी भी तो राहों की दूरियां है। तो तुम एकदम से एक्टिव हो जाते हो उस चीज़ को लेके, तुम एकदम से एक्टिव हो जाते हो, तुम्हारा ध्यान एकदम से चल जाता है, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन चल जाता है। उसके पहले कितने भी ओ हो तारा रारा जो भी गाने बज रहे थे तुम्हारा उस पर ध्यान नहीं था, तुम बड़े सैड थे, तुम उसको मिस कर रहे थे। अभी जैसे ही ये दूरिया वाला गाना बजता है तुम्हारे कान खड़े हो जाते हो और तुम उसको सुनने लगते हो गाने को, तो ये तुम्हारा अटेंशन आ गया उसमें, तुमने उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चालू किया, तुम एक एक वर्ड सुन के रिलेट करने लग गए कि हाँ मेरे साथ भी हो रहा है, तुम इमेजिन करने लग गए, तुम उसको और ज़्यादा याद करने लग गए। तो जब तारा रारा रारा बज रहा था और जब ओहो हो बज रहा था, तो दैट वॉज हियरिंग कि कानों में आवाज़ पड़ रही है कि तारा रारा बज रहा है, ओहो बज रहा है,
बट कौन सुने, कौन क्या करे, हमें तो यादों में डूबे हुए हैं, हम तो बड़े दुखी हैं, ये सब गाने कौन सुनेगा अभी। बट जैसे ही ये दूरिया गाना बजता है वैसे ही तुम अटेंटिव हो जाते हो, वैसे ही तुम्हारे दिमाग काम करने लग जाता है, तुम्हारे दिल तक बातें छूने लग जाती है, वो होता है हियरिंग। अभी मैडम इसका बिजनेस में क्या कनेक्शन है? ऑफ कोर्स कनेक्शन है। मैं क्या तुमको ऐसी तुम्हारी लव स्टोरी डेकोरेटिव तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रखने के लिए मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया था, मैंने बहुत ही लॉजिकल रीजन से एग्जाम्पल दिया था कि लिसनिंग और हियरिंग का डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम मेरा लेक्चर सुन रहे हो घर पे लैपटॉप पे, और बाहर ट्रकों की आवाज़ें आ रही है, बाहर कोई गाली गलौज कर रहा है, दो लोगों का आपस में, एक ने दूसरे की कार ठोक दी, वो उसकी पूरी गालियों की बरसात कर रहा है उसके ऊपर, तुम तक ये आवाज़ पहुंच रही है। बट आई प्रिज्यूम कि तुम्हारा पूरा अटेंशन यहाँ पे है, तुम्हारा पूरा अटेंशन मेरे लेक्चर पे है, तुम मेरा लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो, तुमको बैकग्राउंड में एक आवाज़ें आ रही है कि भैया दो लोगों का झगड़ा हुआ है, उनके आपस में कुछ तो भी लफड़े चल रहे हैं, वो वाली बातें आ रही है तुम्हारे दिमाग में, तो वो तुम हियर कर रहे हो जो तुम्हारे बैकग्राउंड में आ रहा है, और ये तुम लिसन कर रहे हो। वो तुम हियर कर रहे हो और ये तुम लिसन कर रहे हो। ठीक है मैडम, कहना क्या चाहते हो? इतने एग्जाम्पल्स देके कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहती हूँ बेटा कि लिसनिंग और हियरिंग में ये डिफरेंस है कि भगवान ने हमको कान दिए हैं, तो उस तक जो भी आवाज़ पहुंच रही है, और अगर आपके ईयर्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, इफ़ योर ईयर्स आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, तो तुमको सुनाई देगा, यू विल ऑटोमेटिकली हियर इट। दैट्स अ इनकंट्रोलेबल फीचर। बट जब तुम डिसाइड करते हो कि जो तुम्हारे कानों तक आवाज़ पहुंच रही है उस पर तुम अटेंशन दे रहे हो, उस पर तुम काम कर रहे हो, उसको तुम फोकस कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर लिसनिंग टू इट। दैट मीन्स वेनेवर कोई चीज़ अगर हमारे कानों तक पहुंच रही है और उस पर हम और अपना अटेंशन दे रहे हैं, अपना कॉन्सेंट्रेशन डाल रहे हैं, उसको एक्टिवली सुन रहे हैं, उसको बोलते हैं लिसनिंग। सिर्फ सुनने को बोलते हैं हियरिंग, और कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक्टिवली सुनने के साथ बोलते हैं, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक्टिवली कोई बात सुन रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लिसनिंग। आई होप तो अभी हमें ये क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया कि मैडम लिसनिंग और हियरिंग दोनों सेम नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों चीज़ों में। हियरिंग इस कि भैया भगवान ने कान दिए हैं इसीलिए आवाज़ें जा रही है, इसीलिए हम सुन ले रहे हैं। लिसनिंग इस कि मुझे अपना दिमाग भी लगाना पड़ रहा है, मुझे अपने पूरे सेंसेस एक्टिव करने पड़ रहे हैं उस चीज़ को सुनने और समझने के लिए, उस चीज़ को सुनने और समझने के लिए। अगर मैं कोई चीज़ सुन के प्लस समझ रही हूँ उसको बोलते हैं लिसनिंग, अगर मैं कोई चीज़ सिर्फ सुनने के लिए सुन रही हूँ उसको बोलते हैं हियरिंग। तो ये एक चीज़ है जो बिफोर वी गेट टू दिस चैप्टर, बिफोर वी गेट टू द कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर, ये एक बेसिक चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। आई होप कि आपको ये क्लियर होगी। नीचे जाके there shouldn't be any doubt, but even if there is a doubt we'll clarify it as and when we go down. Okay, तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरी। टू लिसन सिंपली मीन्स गिविंग अटेंशन टू द साउंड और एक्शन। In fact, effective listening is the process of analyzing sounds in a language, organizing them into recognizable patterns. जब तुम ये दूरिया गाना सुन रहे हो और उसके एक एक वर्ड को पकड़ रहे हो, उसके एक एक वर्ड का मीनिंग समझ रहे हो, उसकी एक एक वर्ड की भावनाएं समझने की कोशिश कर रहे हो अपना अटेंशन डाल के, तो तुम वो गाना लिसन कर रहे हो, तुम वो गाना हियर नहीं कर रहे हो। ओके, अब एक और एक चीज़ आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैडम हमारे इसका सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन तो हम पूरा पढ़ चुके हैं, जो कि बाय द वे आई होप आपने रिवाइज किया होगा। अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो जैसा कि मैं कहती हूँ हर बार, आप अपना गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप इतना नीचे गड्ढे में चल जाएंगे कि उठना मुश्किल हो जाएगा। तो आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि आप हर चीज़ को क्लास में तो हम इतनी बार रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ एक बार आपको घर पे रिवाइज करना है। तो आई होप कि आप वो काम कर रहे होंगे। तो हाँ, मैं किस टॉपिक पे थी कि हमारा सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैडम हमने पूरा पढ़ लिया। कम्युनिकेशन मतलब बोलना, बातचीत करना, फीडबैक आना, मैसेज जाना, सब हमने इन डेप्थ पढ़ी है वो चीज़ें। तो कम्युनिकेशन मतलब कुल मिला के बात करना। तो मैडम उसमें लिसनिंग क्यों आता है? लिसनिंग तो मतलब अटेंटिवली सुनना, ये बिजनेस कम्युनिकेशन में क्यों दिया गया है? आपको क्या लगता है कि लिसनिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन? इफ यू थिंक सो यू आर रॉन्ग। यहाँ पे आप देखो
Listening is the receiving part of communication. Listening is the receiving part of communication and listening is all about receiving information through both eyes and ears. पहले पार्ट को हम पकड़ते हैं पहले. लिसनिंग इज द रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये MCQ भी आ सकता है आपको इस पर कि इज लिसनिंग अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. पहली बात तो येस, अगर तुम नॉलेजेबली इस चीज़ को सुन रहे हो तो तुम आंसर करोगे येस. दूसरी चीज़, अरे तुम्हारे सिलेबस में है तो ऑब्वियसली पार्ट है ना यार बिजनेस कम्युनिकेशन का. अगर तुम्हारे सिलेबस बिजनेस कम्युनिकेशन के सिलेबस में लिसनिंग चीज़ को डाला गया है तो दैट मीन्स इट्स ऑब्वियसली पार्ट ऑफ हिज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. बट अब उसको नॉलेजेबली समझते हैं. अरे अगर तुम प्रॉपरली सुन नहीं रहे हो, अगर मैं तुम्हें बिजनेस में कुछ बोल रही हूँ कि हेलो अंकिता, तुम ये काम शाम के 6 बजे तक कर लेना, ये तुम अगर सिर्फ अटेंशन के साथ नहीं सुन रही थी अंकिता, तो अंकिता क्या करती और अंकिता का ध्यान पूरा व्हाट्सएप में. अंकिता समझती कि मुझे कल के 6 बजे तक देना है ये काम, या परसों के 6 बजे तक देना है, या सुबह के 6 बजे तक देना है. जबकि मैंने क्या बोला, अंकिता मुझे आज शाम को 6 बजे तक ये काम डन चाहिए. तो अंकिता ने प्रॉपरली लिसन नहीं किया, इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन फेल हो गया. इसीलिए जो काम था वो अटक गया, वो शाम को 6 बजे तक नहीं मिल पाया. हैंस अगर अंकिता प्रॉपरली लिसन नहीं कर रही है तो हमारा कम्युनिकेशन फेल नहीं हो रहा. वही अगर अंकिता प्रॉपरली लिसन कर रही होती तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होता और लिसनिंग वुड हैव बीन द रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. लिसनिंग वुड हैव बीन द रिसीविंग पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन. तो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि yes, listening is a part of communication, listening is a receiving part of communication, can be an important MCQ from the point of exam. I hope कि MCQ point of से नहीं, आपको समझा भी कि क्यों listening हमारे communication का part है. ओके, नेक्स्ट आता है listening is all about receiving information through both eyes and ears. क्या बकवास बातें लिखी हुई है. बचपन से मैं कान से ही सुन रहे हैं, पूरे बायोलॉजी की धज्जियां उड़ा दी है ये बोल के कि हम सुन रहे हैं, हम आंखों से भी सुनते हैं. ये कहाँ का वाहियाती स्टेटमेंट है? नहीं, ये बिल्कुल भी वाहियात स्टेटमेंट नहीं, बहुत ही लॉजिकल स्टेटमेंट है ये चीज़. जब हम बोलते हैं कि वी लिसन थ्रू बोथ आईज एंड आर ईयर्स, फॉर द रिकॉर्ड मैं आपको समझाती हूँ, बट मैं आपको बता दूँ कि ये स्टेटमेंट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रू और फॉल्स बता दो कि वी लिसन थ्रू बोथ आर आईज एंड ईयर्स. येस, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट दैट वी लिसन थ्रू बोथ आर आईज एंड आर ईयर्स. ओके, अब मैं इसको समझाती हूँ कि वी लिसन थ्रू बोथ आर आईज एंड आर ईयर्स कैसे. तुमने बोला उसको, उसी को, यार एक ही है, आई होप एक ही है, या तो नहीं है या तो एक ही है, आई होप बहुत सारी नहीं है. तुमने उसको बोला कि मेरे साथ शादी करेगी. वो बोलती है हाँ, या वो बोलती है नहीं. अगर वो नहीं बोलती, एकदम ब्लश कर के, एकदम स्वीट सी स्माइल लेके, एकदम शर्मा के कि नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा रुकिए, तो इसका क्या मतलब है कि वो बोल तो नहीं रही है बट अंदर से उसकी भावनाओं में है कि यस चिल्ला के वो हाँ बोलना चाह रही है, बट क्योंकि उसको शर्म आ रही है इसीलिए वो नहीं बोल रही है. या फिर उल्टा केस ले लेते हैं, तुमने उसको बोला कि मेरे साथ डेट पे चलेगी, तो वो कुछ भी नहीं बोलती है, या तो वो बोलती है हाँ तेरे साथ क्यों नहीं डेट पे चलूंगी, बिल्कुल चलूंगी तेरे साथ डेट पे. तो आप देख रहे हो कि अगर वो इस तरीके से बोल रही है, वो सरकास्टिकली आपको हाँ बोल रही है कि चलूंगी तेरे साथ डेट पे, जो इसका एक्सप्रेशंस है, जो एक्सप्रेशंस वो कम्युनिकेट कर रही है, वो बोलती कि अरे हट, तेरे साथ कौन डेट पे जाएगा, मैं कितना भी हाँ बोल लूँ, वो तेरी बेइज्जती करने के लिए हाँ बोल रही है. जबकि उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि वो इस जन्म में तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाने वाली है. तो एक्सेप्ट उसने जब हाँ बोला तब तुमने सुना कान से, तब यू लिसन थ्रू योर ईयर्स, बट हर फेशियल एक्सप्रेशंस, उसने एक अलग मैसेज भेजा जो कि आपने अपने आंखों से रिसीव किया. ओके, आंखों ही आंखों में इकरार हो गया. तो ये कोई ऐसे बैठे बैठे गाना नहीं बन गया है. मीन्स कि आप जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है. वो भी इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम कि कुछ बच्चे ना गुस्सा हो जाते हैं मेरे से कि मुझे कमेंट्स आते हैं, मैसेज, मैडम आप बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्ल का एग्जाम्पल्स लेते हो, ये करते हो वो करते हो, बहुत सभ्य बनने की कोशिश करते हो वो लोग मेरे साथ. तो ठीक है यार, तुम्हारी है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो भी बहुत बढ़िया बात है. कौन सी कोई बड़ी बात है क्या ये? और अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हें, मुझे आता है, एक बार कमेंट आया था कि मैडम हम ना बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, प्लीज़ दिस इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स,
प्लीज़ गिव प्रोफेशनल एग्जाम्पल्स, डोंट डू ऑल दिस नॉनसेंस। तो भाई अगर तुम प्रोफेशनल कोर्स में और तुम इतनी फालतू सी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, तो यू रियली नीड टू रिकन्सिडर कि हम प्रोफेशनल कोर्स के लायक है क्या। ओके तो ये एग्जाम्पल सिर्फ क्लास को फन करने के लिए होते हैं, ये एग्जाम्पल सिर्फ क्लास को लाइवली करने के लिए होते हैं। ओके इसका एक और एक एग्जाम्पल मैं देने वाली थी आपको कि तुम आए, तुमको मम्मी ने बोला था, तुमने मम्मी से पूछा मम्मी मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मैं जाऊँ क्या? तो मम्मी ने बोला कि ठीक है। पहले तो वही होता है ना, पापा से पूछ ले, पापा बोलते मम्मी से पूछ ले, ये फुटबॉल खत्म हुआ, उसके बाद तुम्हारा फाइनली भगवान की दया से डिसाइड होता है कि तुम जाते हो। बट तुमको मम्मी बोलती है या पापा बोलते हैं कि बेटा रात को 10 बजे तक घर आ जाना, चाहे जो हो जाए 10 बजे तक घर आ जाना, 10 बजे से लेट मत करना। तो तुमको तो हाँ चाहिए, तुमको तो सिर्फ घर से बाहर निकलना, तो तुम बोलते हो हाँ मम्मी मैं रात को 10 बजे घर आ जाऊँगा। और तुम पार्टी करते रहे, बम डिगी डिगी बम बम, दुनिया भर के गाने तुम सुनते रहे, डांस करते रहे, मस्ती करते रहे, तुमको टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं रहा। और बज गए बेटा 1, रात के 1 बज गए। अब तुमको मम्मी ने बोला था कि 10 बजे आना और तुम आ रहे हो रात के 1 बजे, तो तुमको वो साइलेंट ट्रीटमेंट पता होगा ना, साइलेंट ट्रीटमेंट होता है कि मम्मी तुम आए रात को एकदम डर के 1 बजे, तुमने दरवाज़ा खोला, मम्मी सामने खड़ी हुई हैं एकदम ऐसी एकदम स्ट्रेट फेस लेके, कोई एक्सप्रेशन नहीं है मम्मी के फेस पे, कुछ पूछना पाछना नहीं, कुछ बातें नहीं करनी, एकदम स्ट्रेट फेस लेके खड़ी, एकदम गुस्से वाली शक्ल लेके, वो कुछ नहीं बोलती है तुमको और वो चली जाती है अंदर। उन्होंने एक वर्ड तक नहीं बोला अपने मुंह से कि तुम क्यों लेट आए, क्या किया, क्यों नहीं इतना टाइम लग गया, क्या हो गया। ऑल शी इज डूइंग इज टेकिंग अ स्ट्रेट फेस करके वो अंदर चली जाती है। ठीक है तो अभी इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत थी कि तुम्हें समझ नहीं गई ये बात कि भैया मम्मी का बहुत आउट है, अभी सुबह मेरे को डंडे पड़ने वाले हैं और अगली पार्टी में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। तुमको मैसेज मिल गया, किस से मैसेज मिला? कि मम्मी की बॉडी लैंग्वेज से मैसेज मिला, मम्मी के फेशियल एक्सप्रेशन से मैसेज मिला कि भैया मम्मी का दिमाग बहुत ज़्यादा आउट है। मम्मी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट बिकॉज यू सॉ थ्रू योर आईज, बिकॉज यू हर्ड थ्रू योर आईज, बिकॉज यू लिसन थ्रू योर आईज कि मम्मी का दिमाग बहुत सटका हुआ है, मम्मी का बहुत एक्सप्रेशंस बहुत वाहियात है, मम्मी की बॉडी लैंग्वेज बहुत ख़राब है, भैया मेरी वाट लगने वाली है। ठीक है सो इसीलिए वी से कि वी लिसन थ्रू बोथ आवर आईज एंड आवर ईयर्स, वी लिसन थ्रू बोथ आवर आईज एंड आवर ईयर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू स्टेटमेंट्स दैट वी स्टडीड राइट नाउ। फर्स्ट कि लिसनिंग इज द रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सेकेंड कि लिसनिंग we listen through both our eyes and our ears. These two statements are extremely important from the point of view exams. Okay, so ये एक basic इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का लेके कि पहली बात तो मैडम लिसनिंग और हियरिंग में कोई डिफरेंस होता है कि जो कि बहुत प्रिलिमिनरी चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। सेकेंड कि क्या लिसनिंग कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो येस लिसनिंग इज द रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। क्या थर्ड, क्या हम सिर्फ कानों से सुनते हैं? नहीं मैडम, हम कानों और आंखों दोनों से सुनते हैं। ये बहुत इंट्रोडक्शन था बट इम्पॉर्टेंट था, कैन डेफिनेटली बी अ गुड एग्जाम क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, अब जो मैंने आपको पढ़ाया उसकी थोड़ी सी हम रीडिंग कर लेते हैं। मैंने बहुत आपको सफिशेंटली समझा दिया, वो चीज़ बहुत एग्जाम्पल्स देके समझा दिए। अब हम उसकी रीडिंग करते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं कि किस लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है। Listening is not a passive process. In fact, the listener can and should at least be as engaged in the process as the speaker. Listening is not a passive process. Hearing is a passive process. जब वो दो लोग रोड पे बैठ के लड़ रहे हैं, जब तुम मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो वो तुम उसमें अपना अटेंशन नहीं दे रहे हो, तुम अपने सेंसेस यूज़ नहीं कर रहे हो, ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे, वो पैसिवली तुम्हारे कान पे वो आवाज़ फॉलो हो रही, दैट इज़ हियरिंग। So listening is not a passive process. The phrase active listening is used to describe this process of being fully involved. To be an effective listener, one has to be completely involved in the communication process and fully present. Here fully means physically, mentally, emotionally and psychologically. Here fully means physically, mentally, emotionally and psychologically. Again MCQ question, what does fully means? Fully means being physically, emotionally and psychologically present. इसका एक और एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आप स्कूल में रहते थे और जिस दिन अपन स्कूल से एब्सेंट होते थे ना, चाहे जो भी रीज़न से, भले तुम साल की सिर्फ 3 या 4 छुट्टी लेते होंगे, सिक लीव हो गया, अनअवॉइडेबल रीज़न, पर जिस दिन तुमने छुट्टी ली उस दिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता था, या तो कोई बहुत ही तोड़ फाड़ लोगों की लड़ाई हो जाती थी, या कोई बहुत ऐसा इवेंट हो जाता था जो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाता था। अब तुम्हें कैचअप तो करना है ना भैया, तुम स्कूल में रह रहे हो, साल भर रहना है तो तुम्हें कैचअप तो करना है।
तो तुम्हें पता चलता है कि आज मैंने छुट्टी ली थी और तुम अगले दिन आके पूछते हो कि यार क्या हो गया, ऐसा किसकी लड़ाई हुई थी, क्या हुई थी, तुम अपने दोस्त को, तो मेरे को सब बता, मेरे को सब जानना है, मेरे को पूरा अपडेटेड रहना है, मुझे बता क्या। तो वो बताता है कि अरे वो आया था, वो उसने ऐसा किया, उसने उसको ये बोला, तो वो बहुत गुस्सा हो गया, फिर उसने तो बोला हाँ हाँ ऐसा हुआ था, अच्छा और बता और क्या हुआ था, फिर उसने क्या बोला, फिर उसने क्या बोला, इसने क्या किया, वैसा क्या हुआ, फिर एंड में क्या हुआ, प्रिंसिपल मैम ने क्या बोला। तो तुम फुल्ली प्रेजेंट हो उस चीज़ में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तुम अपने पूरे तन मन धन से उस कॉन्वर्जेशन को सुन रहे हो कि भैया मैंने क्या मिस किया, मुझे बता कि क्या लड़ाई हुई थी, कैसे हुई, किसके साथ हुई, क्या हुआ, एंड में क्या हुआ। तुम्हारे पूरे सेंसेस उस चीज़ को लेके चल रहे हो। ओके, फिजिकली मीन्स ऑब्वियसली कि तुम वहाँ पे बैठे हो और तुम सुन रहे हो और फेस टू फेस तुम सुन रहे हो। मेंटली मीन्स कि तुम एट दैट मोमेंट, वेरी मोमेंट तुम वहाँ प्रेजेंट हो। इमोशनली कि तुम्हारे सारे इमोशंस की हाँ अच्छा ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला। और साइकोलॉजिकली तुम वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो फुल्ली प्रेजेंट मीन्स फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली आप कोई चीज़ को सुन रहे हो तो उसको बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। Active listening is being fully present. Being fully present means physically, emotionally, psychologically and mentally present in a conversation. Okay, तो passive listening और active listening वही हो गई। passive listening is nothing but hearing. active listening तो हमने अभी समझा कि fully present psychologically, emotionally and mentally. Okay, now next topic आता है the purpose of listening. The purpose of listening कि क्यों भैया, क्यों हमें एक्टिवली सुनना चाहिए, पैसिवली क्यों नहीं सुन सकते, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर एक आध चीज़ मिस हो गई तो क्या इम्पॉर्टेंस है, बेसिकली क्या पर्पस है कि हमें एक्टिवली सुनना चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। ओके, फर्स्ट इज टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड, avoiding distractions and preconception. To specifically focus on the message being communicating, avoiding distractions and preconceptions. अब तुम ये अगर लेक्चर एक्टिवली सुन रहे हो, तुम ये लेक्चर अगर एक्टिवली सुन रहे हो मतलब साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली प्रेजेंट होके सुन रहे हो, तो तुम फोकस कर रहे हो मेरे मैसेज पे कि मैडम क्या एग्जाम्पल दे रही है, मैडम कैसे समझा रही है, कहाँ से कौन सी चीज़ को लिंक कर रही है, तुम फटाफट नोट्स बना ले रहे हो अपने। तो तुम क्योंकि मैसेज पे फोकस कर रहे हो इसीलिए तुमको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। और वही अगर तुम व्हाट्सएप पे टाइम पास करते रहोगे और मेरे मैसेज को बराबर से नहीं सुनोगे तो तुम एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हो और तुम्हें प्रॉपरली ये चैप्टर, ये कोर्स अंडरस्टैंड नहीं होगा। ओके, हेंस टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड एंड टू गेन फुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग इन द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप प्रॉपरली फोकस करते हो तब आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हो, जब आप प्रॉपरली फोकस करते हो तब आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हो कि क्या मैसेज जा रहा है और आपको प्रॉपरली मैसेज समझता है। ओके, टू क्रिटिकली असेस व्हाट इज बीइंग सेड। क्रिटिकली असेस मतलब क्यों, वाई, काय को। आप देखते होंगे कि जब हम क्लासरूम टीचिंग, आपने कभी तो ऑफकोर्स एक्सपीरियंस किया होगा क्लासरूम टीचिंग, तो आप देखते होंगे उसमें कि कुछ बच्चे ना इस तरह से बहुत क्वेश्चंस पूछते थे मतलब ओ मैडम हाउ, ये इसका डेरिवेशन कैसे आया मैथ्स का, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन, वाई डिड यू से लाइक दिस, ऐसा एग्जाम्पल क्यों दिया, इसका क्या मीनिंग है, बार बार क्यों, वाई, कायको का बहुत बड़ा कीड़ा रहता है उनका अंदर। तो क्यों, वाई, कायको वाला जब पॉइंट आता है तो उसको बोलते हैं क्रिटिकली असेस। क्रिटिकली असेस व्हाट इज बीइंग सेड। अब मैं तुमको समझा रही हूँ, अगर तुम मुझे प्रॉपरली सुन रहे हो तो तुम्हें डाउट्स आ सकते हैं, कि अरे मैडम ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। इनक्विजिटिवनेस बोलते हैं उसको कि क्यों ऐसा, काय को ऐसा, वाई दिस, वाई दैट, ये वाई डू वी हैव टू एक्टिवली लिसनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। तो क्रिटिकली तुम असेस कर रहे हो जो भी मैं तुमको बोल रही हूँ, और जब तुम क्रिटिकली असेस करते हो कोई चीज़ को तो तुम उसको बेटर वे में ग्रास्प कर पाते हो। ओके, टू ऑब्जर्व नॉन वर्बल सिग्नल्स अकम्पनिंग व्हाट इट इज़। जब आप एक्टिवली लिसन कर रहे होते हो, तब आपको समझता है कि नॉन वर्बली इंसान क्या कम्युनिकेट करे। नॉन वर्बली मतलब मम्मी का करना, या फिर हाँ मैं तेरे साथ डेट पे चलूंगी ना, क्यों नहीं चलूंगी, बिल्कुल चलूंगी तेरे साथ डेट पे। ऑल दीज थिंग्स आर नॉन वर्बल सिग्नल्स। नॉन वर्बल सिग्नल्स जब आप नोटिस करते हो तभी आपको एक्चुअल मैसेज समझ में आता है। अगर वो लड़की का आप आंखें बंद करके सिर्फ हाँ सुनते तो आप तो खुश हो जाते कि भैया ये मेरे साथ डेट पे चलने वाली है, क्योंकि आपने उसके नॉन वर्बल सिग्नल्स भी नोटिस किए, इसीलिए आपको प्रॉपरली समझा कि अरे भैया ये डेट पे नहीं चलने वाली है मेरे साथ, मेरे को दूसरा कुछ देखना पड़ेगा।
ओके, टू शो इंटरेस्ट, कंसर्न एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब हो गया है तुम्हारे दोस्त का ब्रेकअप, भैया बहुत गंदा ब्रेकअप हो गया है, 4-5 साल से रिलेशनशिप में थे वो लोग एंड खतरनाक दिल तोड़ दिया है बंदी ने या बंदे ने, व्हाटएवर एज द केस में भी, और बहुत सैड है वो, मतलब बहुत सैड है, खाना पीना सब त्याग दिया उसने, वो दिन भर बस सैड सॉन्ग सुनते रहता है, अरिजीत सिंह को उसने खुदा मान लिया है एंड बस उसके वही हाल है। अब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है यार, तुमको ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा उसके लिए, तुमको ऑब्वियसली गम तो हो रहा है उस इंसान के लिए कि यार मैं कैसे इसको ओवरकम कराऊँ, इसको कैसे समझाऊँ कि ब्रेकअप ही हुआ है, कोई पहाड़ नहीं टूटा है, कोई दुनिया खत्म नहीं हुई है, नॉर्मल हो जाना है लाइफ में। तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको कॉल करते हो, वो आप पहले तो आपसे उससे बात नहीं करता, फिर आप उसको बोलते हो कि भाई देख मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तेरा भाई है, तेरा भाई सब संभाल लेगा, कोई बात नहीं, वो थी जैसी, वो थी ही वैसा, वो था ही ऐसा, वो तेरे लायक ही नहीं था, इससे तेरे को और अच्छा मिल जाएगा, उससे तेरे को और अच्छी मिल जाएगी, तू टेंशन मत ले, अपन फीफा खेलते हैं, अपन PS खेलते हैं, अपन ये करते वो करते। तो तुम अपना उसको कंसर्न बताते हो, तुम उसको अपना कंसर्न बताते हो, फिर उसको लगता है कि हाँ ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ शेयर कर सकता हूँ, फिर तुम उसको, वो तुमको बताता है कि यार भाई मेरे को बहुत कम हो रहा है, मेरी तो बहुत हालत टाइट हो गई, मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा उसके बिना, मेरा कैसे होगा लाइफ में, ये सब। मतलब तुम जब उसको अपनी कंसर्न शेयर करते हो, तब तुम उसको अपना इंटरेस्ट शेयर करते हो एंड कॉन्सेंट्रेशन देते हो, तभी वो इंसान तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करेगा, तभी तुम वो एक्टिवली, अगर जब तक उसको सुनोगे नहीं तो वो इंसान मोटिवेट नहीं होगा टू स्पीक कम फुल्ली ऑनेस्टली। अगर आप फ़ोन पे बैठे हो अपने, वो तुमको अपनी स्टोरी ब्रेकअप स्टोरी सुना रहा है, सैड स्टोरी सुना रहा है फेस टू फेस, और तुम अपने फ़ोन पे ही लगे पड़े हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तो तुमको लगता है वो बोलेगा तुमसे, वो चिढ़ जाएगा कि क्या यार मैं यहाँ पे अपना रोना धोना गा रहा हूँ और तेरे को सिर्फ फ़ोन पे व्हाट्सएप चेक करने की पड़ी हुई है। तो दैट पर्सन विल नॉट स्पीक, दैट पर्सन विल गेट डीमोटिवेटेड, विल नॉट बी एनकरेज्ड टू कम्युनिकेट फुल्ली ओपनली एंड ऑनेस्टली, फिर वो आपके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ओके, सो यू हैव टू शो, ताकि हम एक्टिव लिसनिंग इसलिए करते हैं ताकि हम सामने वाले को बता सके कि हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, हम कंसर्न्ड हैं उनके लिए, और इसीलिए करते हैं कि हम उनको एनकरेज कर पाए कि आप हमें प्रॉपरली बताओ। टू डेवलप अ सेल्फलेसनेस अप्रोच, पुटिंग द स्पीकर फर्स्ट। जब भी आप सुन रहे होते हो चुपचाप, अगर आप किसी की बात सुन रहे होते हो तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि यार ये मेरी बात अच्छे से सुन रहा है, आप सेल्फलेस होके सामने वाले की बात सुन रहे हो, तो ये बताना कि आपके अंदर वो सेल्फलेसनेस वाला एटीट्यूड है, इसीलिए हमें एक्टिव लिसनिंग करना ज़रूरी है। टू अराइव एट अ शेयर्ड एंड अग्रीड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ साइड ऑफ व्यूज़। वो आप देखते होंगे ना कि कभी किसी का झगड़ा हो रहा है या कभी किसी का डिस्प्यूट हो रहा है या आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बी इट रिलेटेड टू स्टडीज़ ओनली, आपका कहना है कि लिसनिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, उसका कहना है कि लिसनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो आपने सुना होगा कि आप हमेशा बोलते हैं कि यार भाई तू मेरी एक बार बात तो सुन ले, मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार अच्छे से सुन ले, समझ ले, फिर मैं तेरी बात भी सुनूंगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जब तक कि आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, और वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता नहीं है, समझता नहीं है, तब तक एक अग्रीमेंट नहीं आता है। इसीलिए बोथ द पार्टीज नीड टू लिसन प्रॉपरली सो दैट एक प्रॉपर अग्रीमेंट आए, सो दैट एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस आए व्यूज का। ओके, सो ये था पर्पस ऑफ लिसनिंग कि भैया क्यों हमें लिसन करना, एक्टिवली सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो we'll again quickly revise this concept. Purpose of listening क्या है मैडम? To focus on the message being communicated, to gain full and accurate understanding of the message, to critically assess what is being said, to observe the non-verbal signals, to show interest, concern, to encourage the speaker to speak fully, honestly, to develop a selflessness approach, and to arrive at a shared and agreed understanding. To arrive at a shared and agreed understanding. We'll again revise, and मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि जब मैं रिवाइज कर रही हूँ, मैं अपने लिए रिवाइज नहीं कर रही हूँ, मेरा एग्जाम नहीं है, आप लोग का एग्जाम है, यू हैव टू रिवाइज एंड एक्चुअली स्टार्ट स्पीकिंग एज एंड व्हेन आई स्पीक समथिंग। ओके, पर्पस ऑफ लिसनिंग क्या है मैडम? टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड, टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड, टू क्रिटिकली असेस व्हाट इज बीइंग सेड, टू ऑब्जर्व नॉन वर्बल सिग्नल्स, टू शो इंटरेस्ट, कंसर्न, to encourage the speaker to speak fully and honestly, to develop a selflessness approach, and to arrive at a shared and agreed understanding. This was the purpose of listening. Okay, यहाँ पे अगेन फिर से वही चीज़ दी है जो हमने आपको बहुत मतलब
बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देके समझा दिए, ज़्यादा ही कुछ समझा दिया इसके बारे में कि लिसनिंग एंड हियरिंग. लिसनिंग मैडम मतलब एक्टिवली सुनना, फुल्ली प्रेजेंट होके सुनना. फुल्ली प्रेजेंट मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व होके सुनना, दैट इज लिसनिंग. हियरिंग इज जस्ट the sound that enter your ears. It is a physical process that provided you do not have any hearing problems, it happens automatically. अब्बा डब्बा चब्बा वाला प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको ऑटोमेटिकली हियर होगा वो मैसेज. बट हियर होने के बाद जब तुम उस पर अटेंशन दे के सुनते हो, जब उसको फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व होके सुनते हो, तो उसको हम बोलते हैं लिसनिंग. लिसनिंग इज एक्टिव प्रोसेस एंड हियरिंग इज पैसिव प्रोसेस. एक्टिव मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व होके, फुल्ली प्रेजेंट होके अगर आप सुन रहे हो तो उसको हम बोलते हैं लिसनिंग. तो ये था लिसनिंग एंड हियरिंग. दिस वाज सफिशिएंटली एक्सप्लेन टू यू. ओके, लिसनिंग मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज. इसका क्या मतलब है? लिसनिंग मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस, मतलब listening through both your ears and your eyes. Listening through both your ears and your eyes means listening is being aware of both verbal and non-verbal signals. Okay, those three statements were extremely important and वो बार बार आपको देखने मिलेंगे आगे. Active listening is used to describe this process of being fully involved. Fully involved मतलब fully present. Fully present मतलब being physically, emotionally, mentally and psychologically present in a conversation. ये बार बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात एकदम घुस जाए. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स. अगेन ये पटाखा मार्क किया हुआ है यहाँ पे, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्स, क्योंकि थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा फ्रेश कॉन्सेप्ट है. ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें नहीं है. मे बी अभी तक आप लोग को लिसनिंग हियरिंग का डिफरेंस पता होगा काफ़ी सारे लोगों को, बट ये जो है ये एक प्रॉपर थियोरेटिकल पार्ट है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना और इसके आने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं. जो चीज़ एकदम सुपर कॉमन सेंस रिलेटेड नहीं होती, उसके आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स. डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग. फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग. डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होती है कि आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करना क्या होता है, मतलब डिफरेंस निकालना. आपको बोलते थे ना बचपन में, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन. तो डिस्क्रिमिनेट मतलब कि व्हाट इज द डिफरेंस, आपको सिर्फ इतना पता चल लगाना. तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग मीन्स कि आप सिर्फ सुन के इतना पता चल पाओ, आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि ये चीज़ क्या है और क्या चीज़ नहीं है. जैसे कि अगर आप सुनते तो आपको सुनते से पता चल जाता है, इसमें आपको वर्बल नॉन वर्बल चीज़ों की भी नीड नहीं. क्या अगर एक कुत्ता भौंक रहा है तो आपको सुनते से समझ जाता है कि दिस इज़ अ डॉग विच इज़ बार्किंग. अगर एक बिल्ली मियाऊ कर रही है तो आपको समझ जाता है कि मियाऊ सुनते से कि दिस इज़ अ कैट्स वॉइस. या फिर अगर कोई लड़का बात कर रहा है तो आपको उससे समझ जाता है कि लड़का बात कर रहा है. अगर कोई लड़की बात कर रही है तो आपको आवाज़ से समझ जाता है कि लड़की बात करी. मोस्टली ऐसे समझ में आ जाता है लड़का लड़की के केस में. या फिर कुछ भी आपको समझ में आ जाती है सिर्फ सुनते से. अगर आप कोई चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर पाओ कि हाँ आपने जैसे ही सुना वैसे ही आपको समझ गया कि एक लड़का बात कर रहा है या एक लड़की बात कर रही है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग. Discriminative listening is the most basic type of listening whereby the difference between different sounds is identified. Different sounds is identified, that if a dog is barking means it's a dog sound, and if a cat is doing meow तो you understand it's a cat that's doing meow. तो आपका सिर्फ इसमें बेसिक काम है कि आप आवाज़ों के दम पे डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये चीज़ ऐसी है और ये चीज़ वैसी है. If you cannot hear differences, then you cannot make sense of the meaning that is expressed by such differences. इसका क्या मतलब है कि सपोज आपको एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि मेरे को शॉपिंग पे जाना है उसके लिए, एंड मतलब वो लड़की का फ़ोन आया कि सुनना मिले यार कपड़े लेके आ जा प्लीज़, बाय मी अ गिफ्ट, गेट मी सम क्लोथ्स एंड एवरीथिंग. और अगर तुमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक लड़की की आवाज़ थी, तो तुम कैसे जाके शॉपिंग में अब तुम उसके लिए इंडियन सलवार सूट्स लोगे कि जीन्स शर्ट लोगे कि क्या लोगे, जब तुम्हें यही बेसिक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो लड़की है कि लड़का है. Okay, hence discriminative listening is the most basic type of listening. This can also be a MCQ कि which is the most basic type of listening. Discriminative listening is the most basic type of listening. Discriminative listening means कि आप simply difference पता कर पाओ अलग अलग आवाज़ों के बीच में. Okay.
Likewise, a person who cannot hear the subtleties of emotional variation in another person's voice will less likely be to able to discern the emotions the other person is experiencing. जैसे अगर कोई हमें समझ जाता है ना कि कोई फ़ोन उठाते है, हेलो हेलो हाय हाय कैसा है क्या नहीं है, तो हमें समझ जाता है कि ही इज़ हैप्पी, ही इज़ एक्साइटेड, हेलो हाँ और बोल क्या, तो आपको समझ जाता है कि सामने वाला पर्सन इज सैड. जैसे बोलते हैं कि तेरी आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है यार, क्या हो गया तेरे को, ऑल इज ओके क्या, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या. तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेटिव लिस्टिंग है कि आपको आवाज़ में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कब सामने वाले की आवाज़ हैप्पी एक्साइटेड साउंड कर रही है और कब वो एक सैड इमोशनल वॉइस साउंड कर रहा है. Okay, listening is a visual as well as auditory act. We communicate through body language. Listening is a visual and auditory act. Again the same thing, that we listen through both our ears and our eyes. We listen through both our ears and eyes. मैंने बोला ना आपको कि ये चीज़ बार बार रिपीट होगी और बार बार मैं भी रिपीट करूँगी ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ रजिस्टर हो जाए कम्प्लीटली. नेक्स्ट आते हैं हम कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग पे. कॉम्प्रीहेंशन मतलब टू कॉम्प्रीहेंड, to understand what is being said. Comprehension matlab to comprehend, to understand what is being said. The next step beyond discriminative listening between different sounds and sight is to make sense of them. To comprehend the meaning requires first having a lexicon of words at our fingertips and also rules of grammar and syntax by which we can understand what the other person is saying. आपको ये बात मतलब आपने पता कर लिया कि लड़के की आवाज़ है या लड़की की आवाज़ है, उसके बाद उसने आपको, जैसे मैंने आपको बताया आपकी फ्रेंड ने फ़ोन किया कि सुनना यार मेरे को प्लीज़ गिफ्ट ला दे, अभी ना नवरात्रि आ रही है और मेरे को नवरात्रि के लिए तेरी तरफ से गिफ्ट चाहिए, मेरे को वो गरबा पे पहन के जाना है. तो तुमको डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होगी कि तुमको समझ में आ गया कि लड़की की आवाज़ है, तुमको इतना तो समझ गया कि मेरे को लड़की के लिए गिफ्ट लेना है. अब तुम उसको वो जो बोल रही है उसको तुम कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हो. वो बोल रही है कि बॉस मेरे को नवरात्रि के लिए गिफ्ट चाहिए, मुझे गरबा में पहन के जाना है, और तुम जाते हो मॉल और उसके लिए ला लेते हो मिनी स्कर्ट. तो क्या तुमने उसकी बात समझी? भाई वो मिनी स्कर्ट पहन के तो गरबा नहीं खेलेगी ना, गरबा खेलना है मतलब शी नीड्स लहंगाज एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो तुमको डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में ये तो समझ गया कि वो एक लड़की बात कर रही है, तो तुम्हें इतना समझ गया कि तुम्हें लड़की के लिए शॉपिंग करनी है, बट तुम उसके मैसेज को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाए कि उसको नवरात्रि के लिए कपड़े चाहिए, इसीलिए तुम गलत चीज़ लेके चले गए. You could not comprehend what she was trying to say, you could not understand what she was trying to say, इसीलिए आप comprehend listening नहीं कर पाए. comprehend listening अगर आप कर पाते, अगर आप समझ पाते वो क्या कह रही है, तो आप जाके उसके लिए घाघरा लेके आते कि ओके दिस इज व्हाट यू कैन गो एंड वेयर, और आप एक इंडियन अटायर लेके आते कि ओके दिस इज व्हाट यू कैन वेयर टू अ गरबा नाइट. ओके, कॉम्प्रीहेंड लिसनिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड. डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या थी कि सिर्फ एक बेसिक मतलब समझ गया आवाज़ों के बल पे कि ये चीज़ ये बात कर रहा है, ये बात कर रही, आवाज़ों में डिफरेंस पकड़ना. कॉम्प्रीहेंड लिसनिंग मीन्स जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं उसका समझना, उसको मतलब समझना. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग इज ऑल्सो नोन एज कंटेंट लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग एंड फुल लिसनिंग. ये जब भी बेटा अगर कोई भी कहीं पे भी, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कहीं पे भी किसी भी टर्म की अगर चीज़ें दी कि दिस इज ऑल्सो नोन एज दिस इज ऑल्सो नोन एज दैट, वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है. वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि what is meant by when you fully understand the message, which type of listening is that. अगर ऐसे कुछ इसको फ्रेम करके क्वेश्चन आ गया, तुम्हें पता है उसका आंसर कॉम्प्रीहेंड लिसनिंग है, बट ऑप्शंस में कॉम्प्रीहेंड लिसनिंग आंसर्स में ऑप्शन में कॉम्प्रीहेंड लिसनिंग है ही नहीं, तो तुम बोलोगे इंस्टीट्यूट ने गलत आंसर सेट किया. अरे बट ऑप्शंस में फुल लिसनिंग था, ऑप्शंस में कंटेंट लिसनिंग था, ऑप्शंस में इंफॉर्मेटिव लिसनिंग था. तो ऑप्शंस में राइट आंसर था, जस्ट बिकॉज तुम्हें ये नहीं पता था कि कॉम्प्रीहेंड लिसनिंग को कंटेंट लिसनिंग भी बोलते हैं, फुल लिसनिंग भी बोलते हैं, इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग भी बोलते हैं, इसीलिए तुम्हारा वो 1 मार्क चले गया. हेंस दिस इज, या फिर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि कॉम्प्रीहेंड लिसनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, 4 ऑप्शन दिए उसमें से एक ऑप्शन फुल लिसनिंग है, तो आपको फुल लिसनिंग आंसर मार्क करना है. जब भी ऐसा कुछ दिया रहता है कि दिस इज कॉल्ड एज दैट, दिस थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ये, तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है. Okay, next is critical listening. Critical listening is listening to understand, to evaluate and judge, forming an opinion about what is being said. Judgment includes assessing strength, weakness and agreement and approval. अब तुमने CA-CET पास कर लिया, तुम ऐसे ही पास कर लोगे यार, आई एम वेरी श्योर कि तुम एकदम तोड़ फोड़ दोगे CA-CET में. तो उसके बाद तुमने CS एग्जीक्यूटिव भी पास कर लिया, एकदम
रैंक वैंक ला लिया, ट्रेनिंग भी कर ली, ट्रेनिंग भी बढ़िया तरीके से कर ली, प्रोफेशनल भी पास कर लिया, तीनों ग्रुप क्लियर हो गए, तुम बन गए भैया कंपनी सेक्रेटरी, बधाई हो, तुम बन गए बहुत ही टैलेंटेड कंपनी सेक्रेटरी। कंपनीज आर वेटिंग टू हायर यू कि भैया आए, हमको चाहिए बंदा हमारे साथ काम करे। तो अब हायर करने के लिए वो एक बेसिक इंटरव्यू तो लेंगे, आपका भले रैंक आया हो चाहे आप बॉर्डर लाइन पे पास हो, इंटरव्यू प्रोसेस तो हर किसी को करना है। तो आपका इंटरव्यू हो रहा है, आप बात कर रहे हो, आपको बोलते हैं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, या आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए, या आपको वो कंपनी लॉ रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फाइनेंस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब जब आप आंसर कर रहे हो, आप कैसे बैठे हो, आप कैसे बैठे हो, आपने क्या पहना है, लेके आप कैसे आंसर कर रहे हो, वो हर चीज़ इंटरव्यूअर आपका एनालाइज कर रहा है। वो आपकी स्ट्रेंथ देख रहा है, वो आपकी वीकनेस देख रहा है कि हाँ अरे इसको कंपनी लॉ का तो नॉलेज है बट इसका कॉन्फिडेंस बराबर नहीं है, या इसका कम्युनिकेशन बराबर नहीं है, अरे इसको फाइनेंस का नॉलेज तो है बट कंपनी लॉ के ये पोर्शन में ये वीक है, अरे ये बराबर सब कुछ बराबर है बट इसको ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, इसको बैठने उठने का ढंग ही नहीं है। तो वो क्रिटिकली असेस कर रहा है, आप जैसे जैसे बोलते जा रहे हो वो क्रिटिकली असेस कर रहा है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल लिसनिंग, कि आप क्या बोल रहे हो, आप जो जो बोल रहे हो उसको एनालाइज कर रहा है कि ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। यहाँ पे आप लिख दोगे इंटरव्यू, आपको मैंने ऊपर आप देखोगे मैंने लिखा हुआ है, या अगर मैंने कहीं नहीं भी लिखा हुआ है तो आपको ये लिखना है, जो जो मैंने मीनिंग्स लिखे हैं इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, तभी जाके आपके नोट्स एकदम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ओके, क्रिटिकल लिसनिंग यही था कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या, आप जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे वो असेस करते जा रहा है। दिस फॉर्म ऑफ लिसनिंग रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट रियल टाइम कॉग्निटिव एफर्ट। रियल टाइम कॉग्निटिव एफर्ट मतलब कि जैसे तुमने बोला कंपनी लॉ का आंसर एकदम तगड़ा दिया, वैसे ही उसको ये समझ गया कि अरे कंपनी लॉ में बहुत अच्छा है। जैसे ही तुम घुसे उसको तुम्हारे कपड़े देखे ये तो समझ गया कि अरे इसको उठने बैठने का ढंग नहीं है। जैसे ही तुमने आंसर किया उसको समझ गया कि कम्युनिकेशन बराबर नहीं है। तो तुम जैसे ही बोल रहे हो वैसे ही उसको समझ गया। दैट इज रियल टाइम कॉग्निटिव एफर्ट, दैट इज रियल टाइम कॉग्निटिव एफर्ट कि दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है, तुम बोल रहे हो और उसको समझ रहे हो, तुम बोल रहे हो और वो असेस कर रहे हैं। ओके, बायस्ड लिसनिंग. Biased listening happens when the person hears only what they want to hear, typically misinterpreting what the other person says based on the stereotypes and other biases they have. Such biased listening is very evaluative in nature. Such listening is very evaluative in nature. इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि आपके घर पे अगर दादी होंगी या परदादी होंगी, बहुत ही कोई एल्डरली पुराने ज़माने का इंसान होगा एंड आप उनको कभी अभी कोविड के बारे में समझाते हैं कि दादी हमें ना मास्क पहन के जाना होता है, हमें एक दूसरे को बिल्कुल छूना नहीं है, हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हम बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। तो बोलेंगे चल 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 ये सब बातें बकवास है, मेरा कृष्णा जी बैठा है, मेरे भगवान बैठे हैं, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे को अगर किसी कोरोना वायरस के पेशेंट ने भी छुआ तो भी मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी डिस्टेंस बनाने की या कुछ भी करने की। मतलब ये बायस लिसनिंग है। आप उनको कितना भी समझा लोगे, आप उनको कितना भी समझा लोगे कि दादी दिस इज़ ये ऐसा डिजीज़ है जो छूने छाने से फैलता है, वो नहीं सुनेंगी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, उनके अकॉर्डिंग सिर्फ उनके भगवान एग्जिस्ट करते हैं एंड कोई भी लॉजिक उसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो वो सुनना ही नहीं चाह रही है तुम क्या बोल रहे हो, तुम कितने भी उनको साइंटिफिक फैक्ट्स उनके सामने दे दोगे वो नहीं समझेगी। क्यों? क्योंकि शी हैज़ अ बायस्ड परसेप्शन अबाउट थिंग्स, शी हैज़ अ ट्रेडिशनल टिपिकल थिंकिंग जो उनको रोक रही है कि तुम क्या बोल रहे हो उसको समझना। ये एक एग्जाम्पल हो गया। प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग कि प्लीज़ राइट डाउन ऑल द एग्जाम्पल्स। आई एम नॉट राइटिंग डाउन ऑल द एग्जाम्पल्स, कुछ कुछ मैंने लिखे हुए हैं रेड से, बट मेजर एग्जाम्पल्स आपको खुद नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है कि तुम अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हो, उसके बाद तुमने मुझे डाउट भेजा कोई कि मैडम मुझे ना वो एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग समझी नहीं। तो मैंने तुमको दो तरीके हो सकते हैं, मैं तुमको बोल दूँ कि ये तो पगला है क्या, तेरे को डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग नहीं समझी, सबसे बेसिक टाइप की लिसनिंग स्किल है रे, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, तेरे को कुत्ते बिल्ली की आवाज़ में समझ में नहीं आ रहा, इतना ढक्कन है, तू क्या सीएस बनेगा रे, मैंने ऐसा बोल दिया तुमको। तो उसके बाद अगला लेक्चर है, तुमको आगे गुस्सा, अरे मैडम ने मेरे ईगो को ठेस पहुंचा दी, मैडम ने ऐसा कैसा बोल दिया, मैं तो इतना इंटेलिजेंट बच्चा है। तुमने अपने दोस्त को बोल दिया कि वो मैडम ना बहुत सड़ू है, बहुत अकड़ू है, बहुत ही अगऊ टाइप की मैडम है। तो वो दोस्त जब मेरा लेक्चर सुनता है तो उसके दिमाग में ये परसेप्शन है कि मैडम ना बहुत ही सड़ू है, अगऊ है, बहुत ही अकड़ू टाइप की मैडम है।
तो वो उस परसेप्शन से मेरा लेक्चर सुनेगा और फिर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहेगी कि ये मैडम बहुत अगो टाइप की। भले मैंने उसको कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि वो बायस्ड था, तुम्हारे कहने पे वो बायस्ड हो गया कि ये मैडम अकड़ू है, सड़ू है, तो उसके दिमाग में भी वो परसेप्शन रहेगा कि ये मैडम अकड़ू है, सड़ू है। उसको मैं कितना भी बोल दूँ कि तू राजा बेटा है, तू बेस्ट स्टूडेंट है, कुछ भी है, बट वो बायस्ड था उस चीज़ को लेके। क्यों? क्योंकि वो पहले से सुन के आया था कि ये मैडम अकड़ू है, इसीलिए वो बराबर से लिसन नहीं कर पाया लेक्चर्स को। ओके, दिस वॉज बायस लिसनिंग बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स एंड अदर बायसेस। स्टीरियोटाइप्स का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया दादी वाला, एंड बायसेस का आपको मैंने अपना एग्जाम्पल दे दिया टीचर वाला। ओके, evaluative listening. In evaluative listening or critical listening, we make judgments about what the other person is saying. We seek to assess the truth of what is being said. We also judge that they say against our values, assessing them as good or bad, worthy or unworthy. इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपने ना कभी लाइफ में डेमो लेक्चर्स लिए होंगे। डेमो लेक्चर्स क्या होते हैं कि आप भैया हमारी क्लास लगाने से पहले आ जाइए, 2-3 लेक्चर्स आप फ्री में अटेंड कर लीजिए। अगर आपको मैडम या सर का पढ़ाने का तरीका जमता है तो ही आप फीस भरिएगा और पूरी क्लास अटेंड करिएगा। तो वो डेमो लेक्चर में जब आप फर्स्ट टाइम बैठते हो, या अगर मेरा भी फर्स्ट लेक्चर आपने सुना होगा या आपने यूट्यूब पे कभी वो लेक्चर देखा होगा, तो आप मुझे असेस कर रहे होंगे, आप मेरे ऊपर जजमेंट पास कर रहे होंगे कि हाँ ये मैडम बराबर बोल रही है क्या, ये सही तरीके से पढ़ा पा रही है क्या, एकदम बोर तरीके से तो नहीं पढ़ा रही, थोड़े से मज़े तो आने चाहिए ना लाइफ में, नहीं तो 1 घंटा मैं सड़ते रहूँगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। या फिर ये बोल वगैरह सब सही है, नॉलेज वगैरह सब सही है, बट यार ये इनकी आवाज़ बड़ी चुभ रही है मुझे। तो तुम मेरे ऊपर जजमेंट्स पास कर रहे हो, तुम समझ रहे हो कि मैं वर्दी हूँ कि नहीं वर्दी हूँ कि तुम मेरे पास क्लास लगाओ, तुम मेरे लिए फ़ीस भरो और तुम मेरी क्लास लगाओ। तो वो जजमेंट लिसनिंग होती है, उसको बोलते हैं इवैल्यूएटिव लिसनिंग, कि आप इवैल्यूएट कर रहे हो मुझे कि मैं आपके पैसों के लायक हूँ क्या कि आप मेरी क्लास लगाओ, कि वो डेमो लेक्चर जो आप सुन रहे हैं वो बराबर है क्या आपके लिए, वो आप इवैल्यूएट करते हो और फिर डिसाइड करते हो कि आपको क्लास लगानी है कि नहीं लगानी है। दिस इज कॉल्ड एज इवैल्यूएटिव लिसनिंग। Evaluative listening is also called as critical, judgmental और interpretive listening. Again very important, जैसे कि मैंने बोला जहाँ दिया वो है कि इसको ये भी बोलते उसको वो भी बोलते, it automatically becomes very important. Evaluative listening is also called as judgmental listening, critical listening और interpretive listening. ऊपर जो critical listening हमने पढ़ी थी वही चीज़ ये है, it's one and the same thing, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि judgmental listening, critical listening और interpretive listening. ओके, अप्रिशिएटिव लिसनिंग, अप्रिशिएट करना मतलब अच्छा बोलना किसी चीज़ को, जो मज़ा आता है, अच्छा लग रहा है सुन के। जैसे कि अगर आप कोई सॉन्ग सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है सुन के, आप कोई मूवी देखते हो आप अप्रिशिएट करते हो कि ये मूवी बहुत अच्छी है, उसको बोलते हैं अप्रिशिएटिव लिसनिंग। आई होप मेरी क्लास भी आपके लिए अप्रिशिएटिव लिसनिंग होगी। तो इन अप्रिशिएटिव लिसनिंग वी सीक सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच वी अप्रिशिएट, फॉर एग्जाम्पल दैट विच हेल्प्स मीट आवर नीड्स एंड गोल्स. We appreciate listening. We use appreciative listening when we are listening to good music, poetry or maybe even stirring words of a great leader. जब आप अच्छा गाना सुनते हो आप उसको appreciate करते हो, that is appreciative listening. ये दूरियाँ आप appreciative listening कर रहे हो. Sympathetic listening, देखो यहाँ पे 2 टर्म्स दिए, sympathetic listening और empathetic listening. मैं आपको दोनों का डिफरेंस समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। कि आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसके किसी एक पेरेंट की अनफॉर्चुनेटली, हाइपोथेटिकल एग्जाम है, प्लीज़ भाई दिल पे मत ले लेना, सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल है, उसके एक फ्रेंड की हाइपोथेटिकली मतलब सिर्फ बोलने के लिए है, मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, दैट इज़ व्हाट इज मेंट बाय हाइपोथेटिकली। तो उसके एक पेरेंट की डेथ हो जाती है सडन। अब तुम बहुत सैड होते हो यार, क्योंकि तुम ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट लॉस एंड तुम्हारा फ्रेंड बहुत सैड है, तुम बहुत सैड हो उसके लिए, तुम बहुत कंसर्न्ड हो उसके लिए, तुम उसके पास जाते हो, तुम बैठते हो, वो रोता है, वो तुमको बोलता है कि यार बहुत दिक्कत होगी, अभी घर कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इज़ वेरी सैड। ओके, तो यू आर सिंपथाइजिंग विथ व्हाट दैट अदर पर्सन इज सेइंग, कि तुम्हें बहुत दुख होता है उसके लिए कि यार उसका एक फ्रेंड उसका एक पेरेंट एक्सपायर हो गया, बहुत बड़ी लॉस हो गई, एंड वही तुम्हारा एक फ्रेंड है, उसका और एक फ्रेंड है, उसके भी किसी पेरेंट की इन रीसेंट टाइम्स डेथ हो चुकी रहती है। तो ही हैज़ ऑल्सो गॉन थ्रू दैट फेज़, उसको पता होता है कि मतलब कैसा फील होता है जब ऐसा कुछ हमारे साथ होता है।
तो जब तुम दोनों गए उसके पास, तुम दोनों गए उसको अपना सपोर्ट देने के लिए, अपना कंसर्न देने के लिए। अब तुम्हारे साथ ऐसा केस नहीं हुआ है और तुम्हारे फ्रेंड के साथ हुआ है, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड के साथ हुआ है, तुम दोनों गए उस इंसान के पास जिसके पेरेंट की आज जिसने आज एक लॉस सफ़र किया हुआ है। तो बेटा जो तुम कर रहे हो वो सिंपैथेटिक लिसनिंग है, और जो तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे साथ गया जिसने पहले कभी ये लॉस एक्सपीरियंस किया था वो एम्पैथेटिक लिसनिंग है। क्या डिफरेंस है मैडम? मैडम डिफरेंस ये है सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक लिसनिंग, दोनों को बुरा लग रहा है, तुम्हें भी बुरा लग रहा है उस दोस्त के लिए, और तुम्हारे दोस्त को जिसने ये लॉस एक्सपीरियंस किया है उसको भी बुरा लग रहा है कि शिट यार इसके साथ बहुत गलत हुआ, बुरा तुम दोनों को लग रहा है, ये चीज़ कॉमन है। बट एम्पैथेटिक क्या होता है कि यू हैव बीन थ्रू दैट सिचुएशन, सो यू नो व्हाट इट फील्स टू बी इन दैट पर्सन शूज। तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारे साथ चला है उसको पता है कि कैसा लगता है जब ऐसा कुछ होता है, तो वो उस इंसान के साथ बेटर रिलेट कर पाता है। तुम ऑन दी अदर हैंड बहुत सैड हो उसके लिए, बट तुम्हें वो चीज़ नहीं पता है क्या फील होता है, तो तुम उसके साथ एम्पथाइज नहीं कर सकते, तुम उसके साथ सिंपथाइज कर सकते हो। समझ रहे हो डिफरेंस? वो बोलते हैं ना आप बीती, बोलते हैं ना जब तक सामने वाला खुद वो सिचुएशन एक्सपीरियंस नहीं करता तब तक उसे समझ में नहीं आता, तो उसको बोलते हैं एम्पथी। जब आप खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस करके सामने वाले की बातें सुन रहे हो, जब आप एक्सपीरियंस कर चुके होते हो और फिर आप उसकी बातें सुन रहे हो, या अगर आप एक्सपीरियंस नहीं भी किए हो बट आपको एग्जैक्टली पता है कि उसको कैसा फील होता होगा, उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। Sympathetic listening is simply providing sympathy, simply providing concern, simply being sad about that other person's situation. Okay, तो अभी हम ये दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। Sympathetic listening. In sympathetic listening, we care about the other person and show this concern in the way we pay close attention and express our sorrow for their ill and happiness at their joys. We care about the other person and show his concern. This was a sad example. एक happy example लेके मैं तुमको समझाती हूँ कि तुम्हारे ऑफिस में एक ऑफिस में नहीं, तुम्हारे रिलेशन में एक लड़की है जो दीदी है, जो कि डॉक्टर क्वालिफाई हो गई है, या फिर जो कि एक CACS क्वालिफाई हो गई है, तो वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है। और तब तुम वो 9th-10th में, तुमको कुछ आइडिया नहीं है CACS क्या होता है, उसमें कितने अटेम्प्ट्स लगते हैं, कितना लो परसेंटेज है, तो तुम खुश हो दीदी के लिए बहुत ज़्यादा कि अरे दीदी CACS बन गई। बट वो अति खुश है, वो इसीलिए खुश है क्योंकि उसको पता है कि भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे बहुत कम परसेंटेज होता है पास आउट का, तो शी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। सो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट दीदी इज बीइंग सो हैप्पी। मतलब तुमको ऐसा लगता है मैं भी तो पास होता हूँ, मैंने भी तो 10th बोर्ड्स में 95% लाए, ये दीदी तो एक्स्ट्रा खुश है, ये दीदी एक्स्ट्रा खुश है क्योंकि शी नोज दैट पर्सन। और वही तुम्हारे एक भैया है जो CACS कर रहे हैं, उनको एग्जैक्टली समझेगा कि वो खुशी क्या है, उनको एग्जैक्टली समझेगा कि वो खुशी क्या है क्योंकि वो उस फील्ड के हैं। तो दैट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग। तुम जब वो दीदी को खुश होते हुए देख रहे हो, दैट इज सिंपैथेटिक लिसनिंग। वो भैया जो CACS कर रहे हैं, वो दीदी को CACS बनता हुआ देखते जब खुश होते हैं, दैट इज एम्पैथेटिक। ओके, तो इसमें वी केयर अबाउट द अदर पर्सन, एम्पैथेटिक लिसनिंग। व्हेन वी लिसन एम्पैथेटिकली वी गो बियॉन्ड सिंपैथी एंड सीक अ ट्रूअर अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर्स आर फीलिंग। तुमको मैंने बोला ना, या तो तुमने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, या तो तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। ओके, दिस वाज सिंपैथेटिक लिसनिंग एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग। नेक्स्ट इज थेरेपेटिक लिसनिंग. In therapeutic listening, the listener has a purpose of not only empathizing with the speaker but also uses deep connection in order to help the speaker understand, change or develop in some way. Understand, change or develop in some way. अब तुम्हारी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई है, या तुम एक PG में रहते हो और तुम्हारा एक रूमी है, वो जॉब कर रहा होता है एंड वो आता है कि यार बहुत सड़ा हुआ दिन था मेरा ऑफिस में, मेरे को बहुत मेरा बिल्कुल काम पे ध्यान नहीं लग रहा था, मैंने सब काम गलत कर दिया, मेरे को बॉस से भी डांट पड़ी, फिर मैंने खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला मुझे बराबर से, सब बर्बाद था। वो एक बोलते ना रैंट करना, भड़ास निकालना, जैसा कि वो प्यार का पंचनाम में वो बोलता है, प्यार वगैरह, गर्लफ्रेंड वगैरह, लड़की वगैरह जो भी वो तुम्हारा 2 मिनट का रैंट देता है, वैसे तुम्हारा रूमी भी बोलने लग गया कि मेरा बॉस ऐसा है, मेरा बॉस वैसा है, मुझे बहुत नींद आ रही थी, मुझे ये हो रहा था, मुझे वो हो रहा था, मेरे से काम बराबर से नहीं हुआ, सब टाइप का तुमने उसकी बात सुन ली। अब तुम उसको बोलते हो कि अरे भैया आप बैठो 2 मिनट सुनो तो सही मेरी बात। आप उसको समझाते हो अच्छे से, पहले बात आप उसकी बात सुनते हो, आप उसको अपनी भड़ास निकालने देते हो, फिर आप उसको बोलते हो अरे भैया आप कल रात को देर तक भाभी से बात कर रहे थे, इसीलिए आपकी नींद बराबर नहीं हुई, आपकी नींद बराबर नहीं हुई इसीलिए आपका काम पे ध्यान नहीं लगा, काम पे ध्यान नहीं लगा इसलिए काम गलत हुआ, इसीलिए आपको बॉस से डांट पड़ी। तो कल से आप भाभी से बात करो, आप भाभी से बात करो, बट आप जल्दी बात करना स्टार्ट करो और जल्दी फ़ोन रख दो ताकि आप टाइम पर सो पाओ और आपकी नींद बराबर से हो, है ना।
तो दिस इज़ थेरेपेटिक लिसनिंग, दिस इज़ थेरेपेटिक लिसनिंग, जहाँ तुमने उसकी भड़ास बराबर से सुन ली, तुमने उसकी भड़ास बराबर से सुन ली कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, एंड उसके बाद तुमने उनको इनपुट्स दिए टू अंडरस्टैंड, चेंज और डेवलप इन सम वे. यू अंडरस्टूड हिज सिचुएशन कि हाँ इनके साथ ऑफिस में गड़बड़ हुई, चेंज और डेवलप तुमने उनको एडवाइस दी कि भैया प्लीज़ आप जल्दी सोगे तो सब बराबर से टाइम पे आ जाएगा, अगर आपकी नींद बराबर से होगी तो. ओके, इट हेल्प्स द स्पीकर क्योर देमसेल्व्स. तुमने उनको भड़ास निकालने दी, तुमने उनको आइडिया दिया तो वो क्योर हुए, वो बेटर हुए इस चीज़ को लेके. डायलॉगिक लिसनिंग, डायलॉगिक लिसनिंग क्या होता है कि आप देखते होंगे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी कोचिंग अकेडमी रहता है, अगर उनसे AIR-1 या कोई ऐसा बहुत AIR टाइप का आ गया तो उसके साथ इंटरव्यू लेते हैं, वो उसके साथ इंटरव्यू लेते हैं, एंड वो CS प्रोफेशनल में सपोज हुआ तो भी तुम देख रहे हो यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू, क्यों? क्योंकि वो CS प्रोफेशनल है और तुम CS का ही एग्जाम कर रहे हो. क्या ज़रूरत है CS का देखने की, प्रोफेशनल की? तुमको तो भी बहुत टाइम है ना CS प्रोफेशनल पहुंचने में. इवन इफ यू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट तो भी CS प्रोफेशनल पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम है. तो तुम इसीलिए सुनते हो कि अरे हमको कुछ ना कुछ इनसे इनपुट्स मिलेंगे कि ये भैया कैसे पढ़ते थे, इन्होंने क्या अप्रोच अडॉप्ट की थी, ताकि मैं भी वो अप्रोच अडॉप्ट कर पाऊँ. तुम एकदम ध्यान से सुनते हो. डायलॉगिक लिसनिंग, वो तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, वो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो दो लोगों की आपस में बात को सुनते हुए तुम उनसे कुछ सीख रहे हो. दैट इज़ डायलॉगिक लिसनिंग. The word dialogue stems from the Greek word dia, meaning through, and logo means word, means listening through words, listening through the words that is being spoken between two people. Thus dialogic means learning through conversation, learning through conversation. उस इंटरव्यू से तुम लर्न कर रहे हो, and an engaged interchange of ideas, information in which we actively seek to learn more about the person, how they think. Dialogic listening is also called as relational listening. Dialogic listening is also called as relational listening. Again, very important. Next, relationship listening. मैं क्या समझाऊंगा भाई तुमको, मैं तुच्छ प्राणी, तुमको क्या समझाऊंगा relationship listening के बारे में. relationship listening वही है जो भैया भाभी से रात रात भर बात करे, तुम उनसे बात करे हो रात रात भर, वो तुमसे बात कर रही है रात रात भर. अरे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है बेबी, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिलेशनशिप. दैट इज रिलेशनशिप लिसनिंग. ओके, रिलेशनशिप लिसनिंग मतलब कि आप एक दूसरे से बात करो, आप एक दूसरे की बात अच्छे से सुन रहे हो. क्यों? क्योंकि आपको वो रिलेशन प्यारा है और आपको वो रिलेशन मेंटेन करना है. ये सिर्फ बाबू सोना के केसेस में नहीं होता है, ये कस्टमर्स के केसेस में भी बराबर से होता है रिलेशनशिप लिसनिंग. कि आप देखते होंगे कि आपको कभी वेस्ट साइड से मैसेज आता होगा, कभी टाइटन से मैसेज आता होगा कि वी हैव अ स्पेशल बर्थडे ऑफर फॉर यू, ऐसा वैसा करके. दैट इज़ रिलेशनशिप लिसनिंग. In order to develop or sustain a relationship, this is why lovers talk for hours. This is why lovers talk for hours. Relationship listening is also important areas such as negotiation and sales. जब भी बात हो रही है कस्टमर सप्लायर से कि नहीं तुम ऐसा करो, तुमको एक्स्ट्रा, सर जी सिर्फ 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके लिए, मैडम आपके लिए बस 10 रुपये और कम कर देता हूँ, मैडम आप ले जाओ. तो दिस इज नथिंग बट रिलेशनशिप लिसनिंग. Selective listening. This is a more negative type of listening. This is a more negative type of listening. It implies that the listener is somehow biased, filtered out some of the messages. Selective listening मतलब अब तुम मेरा लेक्चर सुन रहे हो होपफुली, और तुम्हारा व्हाट्सएप पे भी ध्यान है, तुम फ़ोन पे अगर लेक्चर सुन रहे हो बाई चांस और तुम्हारा व्हाट्सएप पे भी ध्यान है, तुम्हारा पूरा ध्यान व्हाट्सएप में चले गया है, पर तुम्हारे ईयरफोन्स लगे, और जैसे ही मैं बाबू सोना या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जाम्पल देती हूँ, तुम्हारी पूरी आत्मा अंदर से जाग जाती है और तुम वही सुन लेते हो. तुम वही सुन लेते हो कि जो तुम सुनना चाहते हो. सिलेक्टिव लिसनिंग मीन्स तुम वही सुन रहे हो जो तुम सुनना चाहते हो. दैट इज़ फिल्टर आउट आपने कर दिया अपने मैसेज को. या फिर इसका एग्जाम्पल हो सकता है जो कि हमने बताया कि अंकिता आज शाम को 5 बजे तक ही कर लेना, शाम को 6 बजे तक ये मुझे डॉक्यूमेंट बना के दे देना, और अंकिता शाम को 6 बजे मतलब वो कल शाम को 6 बजे समझ लेती है. दैट इज़ सिलेक्टिव लिसनिंग. यू ओनली हियर व्हाट यू वांट टू हियर. दिस इज़ अ नेगेटिव टाइप ऑफ लिसनिंग. ये भी एक पॉइंट आ सकता है कि विच इज़ अ नेगेटिव टाइप ऑफ लिसनिंग, which is a negative type of listening. So selective listening is a negative type of listening. With this we end type of listening. Type of listening जो भी है इसका हम यहाँ पे end करते हैं, और एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. टाइप ऑफ लिसनिंग कौन सी है. ओके, टाइप ऑफ लिसनिंग कौन सी मैडम? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, जिसमें से हमें आवाज़ में डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए. कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग. कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग मीन्स वो क्या बोल रहे हो उसका सेंस करना आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए. कॉम्प्रिहेंड लिसनिंग को हम इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग भी बोलते हैं, फुल लिसनिंग भी बोलते हैं, और कंटेंट लिसनिंग भी बोलते हैं. क्रिटिकल लिसनिंग है. क्रिटिकल लिसनिंग और जजमेंट लिसनिंग एक ही चीज़ है मैडम, नीचे हम देख लेंगे. क्रिटिकल लिसनिंग में हमने इंटरव्यू वाला एग्जाम्पल दिया था जो कॉग्निटिव रियल टाइम आपको असेस करे कि आप क्या बोल रहे हो और क्या नहीं बोल रहे हो.
नेक्स्ट इज बायस लिस्निंग, दादी वाला एग्जाम्पल दिया मैंने आपको और मेरा एग्जाम्पल दिया कि आपके दिमाग में कुछ प्री कंसीव स्टीरियोटाइप्स है या एक नोशन है, उसी के बेसिस पे आप सुन रहे हो, तो दैट इज बायस लिस्निंग. इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज जजमेंट लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग और इंटरप्रेटिव लिसनिंग, वही इंटरव्यू वाला एग्जाम्पल. नेक्स्ट अप्रिशिएटिव लिसनिंग, कोई अच्छा गाना सुनते तो उसको अप्रिशिएटिव लिसनिंग बोलते हैं. सिंपैथेटिक लिसनिंग मतलब आपको दुख हो रहा है बट आपको नहीं पता वो कैसा फील करे. एम्पैथेटिक लिसनिंग मतलब आपको दुख भी हो रहा है और आपको समझ भी रहा है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है. थेरेपेटिक लिसनिंग, भैया वाला एग्जाम्पल कि वो रोग आ रहे हैं, आप उनको क्योर कर रहे हो, आप उनको अपने इनपुट्स दे रहे हो और चेंज इनकर कर रहे हो. डायलॉगिक लिसनिंग मतलब वो इंटरव्यू से आपने कुछ सीखा, थ्रू वर्ड्स जब आप सीखते हो, थ्रू अ कॉन्वर्जेशन जब आपको चीज़ें सुनते हो और सीखते हो, दैट इज कॉल्ड एज डायलॉगिक लिसनिंग. रिलेशनशिप लिसनिंग, बाबू शोना, दिस ऑल्सो हैपन्स इन सेल्स, कस्टमर्स, नेगोशिएशंस और ऑल. एंड सिलेक्टिव लिसनिंग मतलब फिल्टर्ड आउट लिसनिंग, आप वही सुनना चाहते हो जो कि आप वही सुनते हो जो कि आप सुनना चाहते हो. Okay, again we'll quickly revise. Discriminative listening, types of listening, discriminative listening, comprehension listening, critical listening, biased listening, evaluative listening, selective listening, appreciative listening, sympathetic listening and empathetic listening, therapeutic listening, dialogic listening and relationship listening. Okay. यहाँ पे हम इसको एंड करते नहीं, लेक्चर एंड नहीं कर रहे हैं, हम ये चैप्टर को यहाँ पे रोकते हैं, फिर हम अभी बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के पार्ट पे जाएंगे. हार्डली टेक 10 मिनट्स और सो. ओके, इसको हम अभी फट से रिवाइज कर लेते हैं. अभी तक जो भी हमने पढ़ा है इसको फट से रिवाइज कर लेते एक बार. देन वील मूव टू बिजनेस टर्मिनोलॉजीज वाला सेकेंड. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, देन वील क्विकली मूव टू बिजनेस टर्मिनोलॉजीज. ओके, सो मैडम लिसनिंग स्किल्स का चैप्टर हमने चालू किया. लिसनिंग और हियरिंग सेम चीज़ें कि नहीं? लिसनिंग और हियरिंग सेम चीज़ें नहीं है. लिसनिंग इज एक्टिवली सुनना, फुल्ली प्रेजेंट होकर सुनना. फुल्ली प्रेजेंट मतलब फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली प्रेजेंट होकर सुनना. एंड हियरिंग इज नथिंग बट अ पैसिव प्रोसेस. क्या हमारे पास कान है इसलिए हमको आवाज़ आ रही है. तो लिसनिंग इज एक्टिव प्रोसेस, हियरिंग इज अ पैसिव प्रोसेस. वी लिसन थ्रू. लिसनिंग कम्युनिकेशन का पार्ट है क्या? येस, लिसनिंग कम्युनिकेशन का पार्ट है. लिसनिंग इज द रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. क्या लिसनिंग इज द रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन? क्या हम सिर्फ कानों से सुनते हैं? नो मैडम, वी लिसन थ्रू बोथ आवर ईयर्स एंड आवर आईज. ओके, एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस. पर्पस ऑफ लिसनिंग क्या था? टू फोकस ऑन द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड, टू एक्यूरेटली अंडरस्टैंड what is being communicated, to critically assess what is being said, to observe the non-verbal signals, to show interest in what is being said, to encourage the speaker to speak fully, to develop a selflessness approach and to arrive at a shared and agreed understanding. This was the purpose of listening. Again, listening and hearing में listening is the active process, hearing is the passive process. टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स क्या थी? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग स्किल्स थी, कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग स्किल्स थी, इवैल्यूएटिव लिसनिंग थी, क्रिटिकल लिसनिंग थी, बायस लिसनिंग थी, अप्रिशिएटिव लिसनिंग थी, सिंपैथेटिक लिसनिंग स्किल्स थी, एम्पैथेटिक लिसनिंग स्किल्स थी, थेरेपेटिक लिसनिंग थी और डायलॉगिक लिसनिंग, रिलेशनशिप लिसनिंग एंड सिलेक्टिव लिसनिंग. डायलॉगिक लिसनिंग एंड डायलॉगिक लिसनिंग, रिलेशनशिप लिसनिंग एंड सिलेक्टिव लिसनिंग. यहाँ तक कि हमने लिसनिंग स्किल्स का चैप्टर पढ़ा. अभी हम जाएंगे इस पोर्शन पे बिजनेस टर्मिनोलॉजीज की. ओके, सो हमने अभी वो वाला पोर्शन ख़त्म कर लिया है लिसनिंग स्किल्स का. अभी जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि लास्ट के 10-15 मिनट्स हम रोज़ डिवोट करेंगे बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ को, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ने लग जाएंगे तो तुम भी सो जाओगे और मैं भी सो जाऊंगी. हेंस विल मूव टू बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ नाउ. एंड बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ में हमने लास्ट क्लास में चेक तक रिवाइज़ किया था, यहाँ तक पढ़ा था हमने. अब हम यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट पोर्शन पे, दैट इज़ वील स्टार्ट फ्रॉम कोलैटरल. कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल मतलब अ सिक्योरिटी जनरली इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड ऑफर्ड इन एडिशन टू दोज ऑलरेडी फर्निश्ड. अगर आपने सुना होगा कभी आप बैंक लोन लेने जाते हो तो आपके पास बोलते हैं कोलैटरल है क्या? कोलैटरल क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो सिक्योरिटी मांगते हैं कि भाई अगर तुमने बैंक का लोन चुकता नहीं किया और तुम गायब हो गए तो वो कोलैटरल बेच के तुम्हारा लोन जो है वो वसूल कर लेंगे. तो कोलैटरल इज अ सिक्योरिटी दैट यू प्रोवाइड नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. Okay, next commission, a payment in percentage terms made to an agent or broker for the goods sold, or the charge based on the percentage of funds invested which you give to a financial advisor. आपको अगर आप देखते होंगे कि जैसे ट्रैवल एजेंट है वो आपको बोलते हैं कि हम आपकी फ़्लाइट की टिकट्स करा दें, स्पेशली इन पीक सीजन ऐसा होता है, बट इसकी इतना कमीशन लगेगा.
या फिर अगर किसी को आप गुड्स बेचते हो एक इंटरमीडियरी के थ्रू, वो लोग करते हैं कमीशन एजेंट्स जिनको बोलते हैं, कि आप अपना माल उनको देते हो, फिर आगे वो रिटेलर्स को बेचते हो और आपको अपना माल बेचने के लिए एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन चार्ज करते हैं। या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, वो भी आपको एक परसेंटेज ऑफ कमीशन चार्ज करते हैं। कमीशन मतलब वो अपना शेयर लेते हैं उसमें से, जब वो आपकी सर्विस या आपकी गुड्स बेचते हैं आगे, तो उसको बोलते हैं कमीशन। Next is common law. Laws that develop through case decisions by judges, not enacted by legislative bodies. अब बहुत सारे laws है दुनिया में, there's company law, there's a lot of commercial laws and everything. बट कभी कभी लॉ में ना एम्बिग्विटी होती है। एम्बिग्विटी मतलब वो क्लियर नहीं होता उस चीज़ को लेके कि वो कहना क्या चाह रहे हैं उस चीज़ पे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो डिस्प्यूटेबल रहती है और इन दी एंड जाके वो एक जज डिसाइड करता है केस में कि ये केस में इस केस में ये डिस्प्यूट था कि लॉ ऐसा कहता है बट उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा था। तो जज एक जो डिसीजन पास करता है एक पर्टिकुलर केस में, उसको बोल देते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब जिसको हम केस लॉज भी बोलते हैं, कि ये केस लॉ के अकॉर्डिंग अब आगे भी यही चीज़ फॉलो होगी। एक केस ऐसा था जहाँ पे ए और बी में ये डिस्प्यूट था और लॉ प्रॉपर्ली इन्फ्यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो इस केस में जज ने ऐसा डिसीजन लिया था और इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा केस फिर से आएगा तो जज को वैसा ही डिसीजन लेना है। दैट इज कॉल्ड एज कॉमन लॉ। Complaint, a legal document that tells the court what you want and is served with a summons on the defendant to begin the case. कंप्लेन, अब कंप्लेन में आपको क्या समझाऊं कि अगर आपको कोई ग्रीवेंस है तो आप कंप्लेन फाइल करते हो, कि एक लीगल डॉक्यूमेंट आप सर्व करते हो सामने वाले के ऊपर कि हाँ तूने मेरे को धोखा दिया, तो दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, दिस इज अ कंप्लेन दैट आई एम पुटिंग इट ऑन द डिफेंडेंट एंड उसको वो केस में केस के लिए फाइल हो जाता है। Next is condition, a stipulation that is binding on signatories of a legal contract. Condition and the breach of which entitles the agreed party to rescind the contract. कंडीशन मतलब जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ अगर पढ़ा होगा तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है कि ये गुड्स मेरे वेयर हाउस तक पहुंचना चाहिए, गुड्स मुझे इस कंडीशन में चाहिए, इस क्वालिटी के चाहिए, इस टाइम तक चाहिए। तो ये सब जो पॉइंट्स आप बता रहे हो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है उस कॉन्ट्रैक्ट की। अगर ये कंडीशन सामने वाला पूरा नहीं करता है तो अगले वाली पार्टी को राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें। ओके, कंसाइनमेंट, ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ गुड्स द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन इन द परफॉर्मर इनवॉइस टू एन एजेंट फॉर सेल। जैसे कि कमीशन वाला बताया कि आप कमीशन एजेंट था कि वो आपके गुड्स बेच रहे हैं, तो जब आप अपने गुड्स को उसको ट्रांसफ़र करते हो ताकि वो एजेंट आगे बेच पाए तो उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। मीन्स यू आर कंसाइनिंग योर गुड्स टू द एजेंट इन द नेम ऑफ एजेंट। Consortium, an association of companies formed for the purpose of undertaking a particular activity. There may no other connection. There may be no other connection between the companies outside the scope of activities. It is usually to share the limited resources and risk associated with activity undertaken. अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए कंसोर्टियम फॉर्म कर लेती है। कंसोर्टियम मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन फॉर्म कर लेती है कि हाँ भैया अगर ट्रेड में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसको ऐसा फॉलो कर लेंगे, या एक कंसोर्टियम फॉलो कर लेती है इंश्योरेंस का कि अगर आग लगी तो हम इतना इतना प्रीमियम देके शेयर करेंगे। ये सब कंसोर्टियम से व्हेन दे कम टुगेदर फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस दैट इज कॉल्ड एज अ कंसोर्टियम। Contempt of court, a finding that someone disobeyed a court order. Just give me a second. Okay, so contempt of court, a finding that someone disobeyed a court order can also mean disrupting court, for example by being loud or disrespectful in court. Contempt of court मतलब आप सीरियल्स में देखते होंगे ना कि कोई इंसान है वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के बात कर रहा है कि नहीं मेरा पति बेगुनाह है, मेरा ये वो है, और जज बोलता है कि यू आर दिस इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यू आर नॉट अलाउड टू डू, अगर आप अगली बार ऐसा करेंगे तो हम जेल में डाल देंगे आपको, ऐसा करके जज सीरियल में दिखाते हैं कि ऐसा कुछ होता है। दैट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मतलब कोर्ट के जो रेगुलेशन है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। नॉर्मली अगर आपका फ़ोन भी साइलेंट पर वो बचता है तो भी दैट इज कॉल्ड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यू आर इन द एज पर कोर्ट लॉज यू आर सपोज टू कीप द फोन ऑन साइलेंट। कॉन्ट्रैक्ट, आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इस केस में, लीगल एप्टीट्यूड के केस में। तो फिर मैं आपको बताती हूँ अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। एक अग्रीमेंट पे जब लीगल ऑब्लिगेशन अटैच हो जाता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कन्विक्शन टू बी फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, नॉर्मली अगर आपको अरेस्ट किए जा रहे हैं या आपको कस्टडी में लेते हैं फिर पूरी हियरिंग होती है और उसके बाद प्रूफ्स वगैरह देने के बाद अगर आप गिल्टी फाउंड होते हैं तो वो बोलते हैं कि यू आर कन्विक्टेड टू बी गिल्टी इन एज पर इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि आप गिल्टी हो, दैट इज कॉल्ड एज कन्विक्टेड टू बी गिल्टी, दैट इज कॉल्ड एज कन्विक्शन। Cost, expenses in prosecuting or defending a case in court usually does not include attorney fees. अगर आप कोई केस कर रहे हो कोर्ट में तो उसमें कुछ फीस लगती है फाइल करने की, वो फीस आपने भरी, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो उसकी फ़ीस है, दुनिया भर की फ़ीस है, दैट इज़ कॉल्ड एज
cost when you are proceeding for a case. Covenant document issued by insurance company to provide cover to the insured till a formal policy document is issued. covenant स्टार्टिंग में लगा रहता है इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर. ये सब जो टर्म्स है ना, ये बहुत ही इन डेप्थ टर्म्स है, बट दे डोंट एक्सपेक्ट यू एज ऑफ नाउ कि आपको इन सब का इन डेप्थ नॉलेज, आपको सिर्फ मोटा मोटा नॉलेज होगा ना कि इसका मतलब ये होता है ऊपर ऊपर से. दैट इज वॉट दे मीन. ओके. क्रेडिट लिटरली ट्रस्ट और बिलीफ इन कॉमर्स. इट मीन्स गिविंग गुड्स पेमेंट ऑफ विच इज टू बी मेड ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट. क्रेडिट सेल जिसको हम बोलते हैं ना, दो टाइप की सेल होती है, या तो कैश सेल या तो क्रेडिट सेल. कैश सेल मतलब आपने अभी गुड्स ले लो भैया, कैश दे दो और हो गई कैश सेल. क्रेडिट सेल मतलब अभी गुड्स लेके जाओ, अगले हफ्ते पैसे देना, उधारी पे पैसे दे देना, उसको बोलते हैं क्रेडिट. उधारी दे देना, उसको बोलते हैं क्रेडिट. क्रेडिट नोट, अ डॉक्यूमेंट सेंड बाय द सेलर टू अ बायर टू रेक्टिफाई एन एरर ऑफ ओवरचार्ज इन इनवॉइस और टू अलाउ क्रेडिट ऑफ गुड्स रिटर्न. अगर जैसे होता है ना कि सेल्स रिटर्न जिसको बोलते हैं, जब भी सेल्स रिटर्न होता है तो जो इंसान ने सेल किया उसको बोलते हैं वो क्रेडिट नोट इशू करता है. जैसे आप दुकानदार बोलते हैं कि बहन जी आप ले जाइए, आपको नहीं पसंद है वापस ला दीजिएगा, बट अभी पैसे दे के जाइए, तो बाद में आपको क्रेडिट नोट इशू कर देता है कि आप ये रख लीजिए, अगली बार आप लेंगे तो इससे मैं माइनस कर दूंगा. दैट इज क्रेडिट नोट. ओके. क्राइसिल इज क्रेडिट रेटिंग एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये एजेंसी होता है आपका क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए, एक एजेंसी डेवलप की गई है, दैट इज नोन एज क्राइसिल. ये एजेंसी इज़ फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू क्रेडिट स्कोर से आपको पता चलता है कि आपको लोन देना चाहिए क्या, आप रीपे करते हो क्या बराबर, आपका लोन स्टेटमेंट बराबर है क्या, आपका रेगुलराइज है क्या अकाउंट. ये सब चीज़ें क्राइसिल के डिपार्टमेंट में आती हैं. क्राइसिस, reckless heavy short sales leading to unduly to depressed prices. In such a situation the governing board of stock exchange will prohibit short sales, fix minimum prices below which. ये जब ट्रेडिंग करते हैं और किसी चीज़ का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा एकदम से शॉर्ट हो जाता है किसी एडवर्सिटी के कारण, तो उसको क्राइसिस बोलते हैं. दिस इज़ इन केस ऑफ स्टॉक्स ऑल्सो, दिस हैपन्स इन स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो, एंड नॉर्मली भी अगर कोई चीज़ का प्राइस एकदम से गिर जाता है तो उसको हम क्राइसिस बोलते हैं. Cross examination, questioning by a party or attorney of an adverse party or a witness. ओके. तो क्रॉस एग्जामिनेशन अगेन वो जो सीरियल्स में ये सब जो लॉ के टर्म्स हैं ना, ये आपको अपने आसपास जो टिपिकल डेली सोप्स है उससे रिलेट करके देखना है कि क्रॉस एग्जामिन करते हैं. आपने बोला कि आपने खून नहीं किया, बट और विटनेस को लगा के क्रॉस एग्जामिन करते हैं, तुम इस टाइम पे कहाँ थे, तुम उस टाइम पे कहाँ थे, फिर वो देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो बोल रही हो मैच हो रही है क्या. दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस एग्जामिनेशन. CRR is cash reserve ratio notified by the Reserve Bank of India from time to time. It indicates the reserve of commercial banks set apart as a measure of security. CRR cash reserve ratio मतलब as per RBI हर बैंक को एक सर्टेन लेवल ऑफ कैश रिजर्व एट ऑल टाइम्स मेंटेन करना है. वो एक परसेंटेज बता देते हैं, वो कैश रिजर्व आपको हमेशा मेंटेन करके चलना है, उसको बोलते हैं CRR. करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स. जैसे आपके डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल्स हो गए, ये सब स्टॉक हो गया, इसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स, जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, जो शॉर्ट पीरियड में इनकैश हो सकते हैं. करंट डेट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म डेट एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़. आपकी जो क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, ये सब करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, ये सब करंट डेट होता है जो कि आपको विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली इट इज़ सपोज टू बी 1 ईयर, उसमें आपको रीपे करना होता है. ओके. सो आई थिंक वील एंड विद द C सीरीज़ हियर. यहाँ पे हम एंड करते हैं इसको. ये हमने आज बहुत कम पढ़े क्योंकि हमारा लिसनिंग स्किल्स में काफ़ी टाइम चला गया था. अब इसके बाद आपको मैंने जैसे कि बताया कि ये चीज़ें आपको बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ ऐसे सिर्फ मेरे बोलने से सुनने से नहीं होगी. जो स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट की हुई है कि आपको सुनते से अगर कोई टर्म का मीनिंग पहले से ही पता है, मेरे सुनने के पहले तो उसको कंप्लीटली स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए. मेरे सुनने के बाद जो चीज़ अच्छे से समझ जा रही है उसको टिक कर दीजिए. मेरे सुनने के बाद भी अगर आपको उसमें कोई हिच है तो उसको सर्कल मार्क कर दीजिए. इससे आपका सॉर्टिंग हो जाएगा और ये चैप्टर कंपेरेटिवली आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी वास्ट चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. तो डिफ़िकल्टी इसकी कम करने के लिए आपको ये स्टेप्स मेरे अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. वंस अगेन अ रिमाइंडर फॉर यू टू कि अगले लेक्चर में जब आप आए तब आप लिसनिंग स्किल्स का हमने बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ा है, उसको रिवाइज करके आएँ, कि बिजनेस टर्मिनोलॉजीज जो हमने पढ़ी उसको रिवाइज करके आएँ, ताकि आपका आगे फ्लो अच्छे से बैठे और बर्डन कम हो. सो आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल टू यू, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून in continuation with listening skills and business terminologies. Till then, you all take care of yourselves and stay safe. Bye bye. Be happy.